हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक संविधान का टॉपिक है राष्ट्रपति को मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, जो कि यूनियन में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो यूनियन की मैं बात करूंगा तो ये आपका आर्टिकल और भाग दोनों का मैं जिक्र कर देता हूँ। तो ये आपका जो भाग है, भाग 5 में इसका जिक्र किया गया है। भाग 5 में जिक्र किया गया है जो कि आर्टिकल 52 से लेकर के 151, मतलब 52 टू 151 तक है। ओके, उसके बाद मैं राष्ट्रपति का जिक्र कर देता हूँ। आज मैं मेन टॉपिक मेरा ही राष्ट्रपति ही है, क्योंकि मैंने पिछले बार जो पिछला वीडियो बनाया था लोकसभा और राज्यसभा को लेकर के, तो मैंने उसमें 3 अंग बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति है। तो उसी का ये लास्ट जो अंग होते हैं, जो मेन अंग होते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी देश का एक सर्वोच्च नागरिक होते हैं। वो तीनों सेना के जो कमांडर चीफ जो होते हैं, चीफ, वो एक राष्ट्रपति ही होता है किसी भी देश का। हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन के महारानी के समान रखा गया है। ठीक है, तो मैं इसका आज जिक्र कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने आर्टिकल वगैरह को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है। एक ट्रिक है जिसको याद रखना है आप लोगों को। तो याद करने का मैंने एक तरीका बनाया है। जैसे इसको याद रखना है, वाली अभी याद रखना है, खाली मैं बता रहा हूँ। इसको लिखना है 52, को लिखना है 53, नी को लिखना है 54, इसको लिखना है 55, काउंट कर लीजिए, 56, 57, 58, 59, 60, 61। क्लियर। आपको एक ट्रिक याद रखना है, पक्कानी कोका द्वयोदशम, पक्कानी कोका द्वयोदशम। इससे ये होगा कि ये जो इतना जो आर्टिकल है उसको याद रखने में आपको बड़ा सहूलियत होगा। तो चलिए मैं एक एक करके डिस्कशन कर देता हूँ कि पौ से क्या होता है, का से क्या होता है, नी से क्या होता है। इस प्रकार से मैं सारा जिक्र कर देता हूँ। जैसे आपको लिखना है तो एक शब्द में आप लिख सकते हैं। इसको हम पौ से क्या कहेंगे, पद कहते हैं। पौ से पद, क से कार्यकाल की बात करूँ, कार्यपालिका, सॉरी, ये यहाँ पे भी का है तो वहाँ पे कार्यकाल कर दूँगा। ये कार्यपालिका होता है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, कार्यपालिका। नी से होता है निर्वाचन, निर्वाचन। को से मैं बात करूँ तो वो होता है कोटा होता है, कोटा। आगे बताएंगे कि हर चीज़ का अलग अलग मतलब होता है। ये होते हैं कार्यकाल, टर्म जिसको कहते हैं, कार्यकाल। यहाँ पर होता है दोबारा निर्वाचन। देखिए यहाँ पे एक बार निर्वाचन हो चुका है, अब यहाँ पे दोबारा निर्वाचन। इसकी ज़रूरत क्यों होती है वो मैं आगे डिस्कशन करूँगा। दोबारा निर्वाचन, निर्वाचन। उसके बाद यो से होता है योग्यता, योग्यता। द से दशा, उसका कंडीशन कैसा है, दशा। सौ से शपथ, शपथ। उसके बाद मौ से महाभियोग, महाभियोग। ये एक आर्टिकल होता है जो इसको आपको याद रखना होता है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सबका डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला आर्टिकल है आपका पद, जो कि आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में क्या है, पद। यहाँ का जो पद होता है, हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं उसको ब्रिटेन के महारानी के समान माना गया है। जो ब्रिटेन के महारानी के पद के समान, ब्रिटेन के महारानी के समान, इसको समान माना गया है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल
आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53, आर्टिकल 53 में क्या बताए हैं? कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कार्यपालिका, कार्यपालिका, इसको आप एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, EXICUTIV, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। एक्चुअली में हमारे यहाँ जो दो टाइप हो जाता है, एक रियल वाले जो कार्यकालक जो होते हैं, जो कार्य करने वाले होते हैं रियल, वो हमारे यहाँ का PM होते हैं। रियल जो होते हैं हमारे यहाँ का काम करने वाले PM होते हैं। ये एक फॉर्मल होते हैं, जिसको औपचारिक तौर पे, औपचारिक ड्यूटी जो निभाते हैं ना, वो ऑफिशियल जिसको कहते हैं, वो निभाते हैं हमारे यहाँ का राष्ट्रपति। और रियल में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे यहाँ का PM होते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल, बस टर्म को याद रखना है आपको को कि कौन से आर्टिकल में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। निर्वाचन की मैं बात करूँगा तो निर्वाचन को अभी तक बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, अलग अलग एग्जामों में, तो इसको तो नहीं बेहतरीन तरीक़ा से याद रखना है। आर्टिकल 54 को, इसमें निर्वाचन होता है, जिसको हम इलेक्शन की बात करेंगे। इसमें लिख देता हूँ इलेक्शन, इसमें इलेक्शन का जिक्र किया गया है। और इलेक्शन यहाँ पे जो होते हैं, इसमें कौन कौन मेंबरशिप, कौन कौन आदमी भाग लेते हैं, इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारा चीज़ का मैं डिस्कशन कर देता हूँ। जैसे इसकी निर्वाचन की मैं बात करूँ तो ये तो निर्वाचन आयोग का काम होता है, कोई भी इलेक्शन वगैरह किसी भी कंट्री में कंडक्ट करना, निर्वाचन आयोग। उसके बाद निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं उसको आपको देख लेना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, आप थोड़ा स्पीड में बढ़ा करके देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को हमको पूरे जिक्र करना है। निर्वाचन मंडल में आप आइएगा, जैसे इलेक्टोरल जिसको कहते हैं, इलेक्टोरल में जो हो जाएगा तो उसमें 3 पार्टीशन कर लीजिए। 3 टाइप के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे एक लोकसभा के मेंबर, तो इसमें से भी इंग्लो इंडियन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंग्लो इंडियन लोकसभा का नहीं करेंगे। राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे ये नहीं करेंगे, बाद बाकी सब करते हैं। उसके बाद विधानसभा, विधानसभा में भी जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उसको छोड़ करके बाद बाकी सभी मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना बताए थे पिछले बार? 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य जो होते हैं कौन होते हैं? ये 2 सदस्य जो होते हैं इंग्लो इंडियन वाले, इंग्लो इंडियन, ये जो होते हैं इंग्लो इंडियन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 गो मेंबर, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। यहाँ पे 12 को सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और सेम यहाँ पे भी 12 को सदस्य होते हैं। यहाँ भी 12 मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, अलग अलग फील्डों से रहता है ये मनोनीत, इसको याद रखना है तो नहीं। अब हमको एक बात याद रखना है कि इसमें से कौन कौन मेंबर जो है ना इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। जो इस इलेक्टोरल में जो शामिल होंगे वो नहीं होने वाले कौन कौन हैं? होने वाले तो ये सब है, ये सब है, ये सब है। इसको इस सब के अलावा जितने भी इंग्लो इंडियन होते हैं या मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य और इंग्लो इंडियन जो होते हैं राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन? मनोनीत मेंबर, मनोनीत जो सदस्य होंगे वो नहीं लेंगे। उसके बाद इंग्लो इंडियन, इंग्लो इंडियन जो होते हैं ये भी भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद एक और याद रखना है आपको कि विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं, विधान परिषद के मेंबर, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं ये भी इसमें भाग नहीं लेंगे। तो ये भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछता रहता है इन जनरल कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग नहीं लेते हैं।
तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं 12 जो मेंबर होते हैं, 12 मेंबर जो होते हैं ये नहीं लेते हैं। एंग्लो इंडियन में 2 मेंबर होते हैं, ये नहीं लेते हैं। उसके बाद विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से कोई भाग नहीं लेते हैं। तो भाग लेने वाले हो गए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी मेंबर, एक्सेप्शन में मतलब इस छोड़ करके, एंग्लो इंडियन को छोड़ करके और इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं उनके अलावा सभी क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, इतना चीज़ों को। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसका जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है। तो वहाँ पे 3 को थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। अप्रत्यक्ष कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट वे में होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं, कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं वो कैसा, किस प्रकार से किया जाता है। तो एकल संक्रमण मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, संक्रमणीय, उसी को हम कहते हैं मत प्रणाली या अनुपातिक प्रणाली कह देते हैं, अनुपातिक प्रणाली। इसका अंग्रेजी टर्म याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल, TRANSFERABLE, ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होता है ये। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है इसमें, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो नोट में आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, नोट में नोट करके, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसके लिए आपको जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया आपको जमा करना होता है। इलेक्शन आपको लड़ना है राष्ट्रपति का, तो इसके लिए आपको जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। और जमानत राशि वापस पाने के लिए आपको, यदि आपको जमानत राशि जो है ना वापस चाहिए, तो आपको टोटल वोट का कम से कम, वापस हेतु टोटल वोट का कम से कम 1/6 वोट आपको प्राप्त होना चाहिए। 1/6 वोट आपको अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए, वोट प्राप्त होनी चाहिए, तब आपको जमानत राशि मिलेगा, नहीं तो जमानत राशि आपका जब्त कर लिया जाएगा। मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि आर्टिकल 54 के बाद है 55। 55 में क्या था, कोटा। कोटा में क्या है कि आपको मिनिमम वोट कितना चाहिए, मिनिमम वोट की हम बात करेंगे। मिनिमम वोट देखिए, इसको हम कैसे निकालते हैं, तो ये निकलेगा आपको टोटल वोट, एक फार्मूला याद रखना है, टोटल वोट बाय उम्मीदवारों की संख्या प्लस 1 और होल में 1, ये आपका कोटा होता है। मिनिमम वोट आपको इतना मिलना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 56, क्या था आर्टिकल 56 में? आर्टिकल 56 में कार्यकाल, टर्म जिसको कहते हैं, कार्यकाल टर्म, मतलब राष्ट्रपति बनते हैं तो उसका कार्यकाल कितना समय का होता है, तो 5 ईयर का। और ये 5 ईयर हम काउंट कब से कब तक करते हैं, जब राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उसका शपथ ग्रहण हो जाता है, उससे 5 ईयर हम काउंट करते हैं जब तक हो। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 5 ईयर का इसका ये टर्म हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि दोबारा निर्वाचन,
कि किसी कारणवश हो गया कि देहावसान हो गया राष्ट्रपति का, या किसी कारणवश वो बीमार पड़ गए हैं वो, या दिवालिया हो गए हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग दोबारा निर्वाचन कर लेते हैं, या उसमें महाभियोग लगा दिया जाता है तो भी दोबारा निर्वाचन कर लिया जाता है। दोबारा निर्वाचन, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद आर्टिकल हमको पढ़ना है 58। ये सब उतना नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी खाली ले लीजिए। आर्टिकल 8 की मतलब 58 की मैं बात करूँ तो इसमें होता है योग्यता। योग्यता, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, आप एलिजिबल है कि नहीं है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन होता है इसके लिए कि आप भारत के नागरिक हों, भारत के नागरिक होनी चाहिए आपको, भारत के नागरिक। दूसरा कंडीशन जो होता है आपका जो एज होता है, आयु जो है कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज की बात करूँ तो 35 ईयर होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, ये आपको राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा की मतलब सदस्यता होनी चाहिए, लोकसभा की सदस्यता, इसको भी लिख लीजिए, लोकसभा की सदस्यता या लोकसभा की योग्यता लिख लीजिए, बेटर रहेगा, सदस्यता से अच्छा है योग्यता। उसके बाद आपके पास 50 को प्रस्तावक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक, और 50 अनुमोदक, अनुमोदक जो किसी भी सदन से हो सकते हैं, चाहे ये लोकसभा से हो सकता है या राज्यसभा से हो सकता है, किसी भी से हो सकता है, कोई इशू नहीं है तो होता है इसके लिए। और एक बार इससे पहले हम बता चुके थे कि जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया है ना, जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया बता चुके थे। ये सब आपकी योग्यता हो गई, इसमें भी चले लिख लीजिए जमानत राशि, योग्यता में जमानत राशि के रूप में आपके पास मिनिमम 15,000 रुपया होना चाहिए। यदि आपके पास 15,000 रुपया नहीं है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ठीक है। उसके बाद और इसी में 59 को देख लीजिए। 59 में, आर्टिकल 59 में क्या था, कंडीशन, दशा क्या होना चाहिए, आर्टिकल 59। चलिए आर्टिकल 59, मैं राष्ट्रपति सारा का सारा आर्टिकल के साथ क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए आपको राष्ट्रपति में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में क्या है, दशा, क्या बोले थे, दशा मतलब कंडीशन, कंडीशन ये क्या है। इसमें क्या होता है कि मतलब आपकी दशा कैसी होनी चाहिए, तो वो थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए, है ना। यदि आप इस कंडीशन में रहिएगा, जैसे आप पागल वाला कंडीशन में है, आप पागल हो, या आपको पागल नहीं होनी चाहिए आपको, या आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, मतलब आप दिवालिया नहीं होंगे तब आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हैं, दिवालिया नहीं होनी चाहिए। और आप किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं हो, लाभ का पद आपको नहीं प्राप्त हैं तो आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद और होता है इसमें, जैसे आप संसद नहीं हैं, है ना, किसी भी सभा से आप यदि संसद नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा से, किसी भी सदन का आपको मेंबरशिप नहीं होना चाहिए। और उसके बाद विधान मंडल के में भी नहीं, विधान मंडल में आपको नहीं, विधान सभा से और नहीं विधान परिषद का मेंबरशिप आपको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारा कंडीशन आप जब आपके पास नहीं रहेगा तभी आप एक राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हैं, वो आप सही सलामत हैं, आपका कंडीशन मतलब दशा सही माना जाएगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है जो काफ़ी बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में, वो होता है आर्टिकल 60, जिसको ओथ कहते हैं, ओथ, शपथ ग्रहण, शपथ, ओथ, सॉरी OATH होता है, OATH, ओथ, इसको याद रखना है।
तो वो एक बात याद रखना है कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति का जो मतलब शपथ होते हैं वो हमारे देश के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाते हैं। तो इसको जो शपथ ग्रहण करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, SUPRIM, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं। चलिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में कितना जज होते हैं टोटल, 34, उसमें से 33 पैनल पे होते हैं और 1 चीफ जस्टिस होते हैं। टोटल मिलाकर के 34 जजेज होते हैं। उसमें से ये वाला जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो हैं है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसमें चलिए मैं करेंटली बता देता हूँ कि अभी 52 नंबर के जो ये चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, BR गवई, BR गवई याद रखना है। 52 नंबर का अभी जो करेंटली जो बने हैं BR गवई महोदय, ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। याद रखना है कि राष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करवाते हैं वो किसको करवाते हैं, मतलब कौन करवाते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसके बाद एक आर्टिकल है जो भी ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, जो आर्टिकल 61, ये महाभियोग से रिलेवेंट होता है। महाभियोग, मान लीजिए राष्ट्रपति को किसी कारणवश उसके पद से इसको निर्वासित करना पड़े, महाभियोग। इम्पीचमेंट, इसको क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं, IMPEACHMENT, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, ये एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है जो केवल और केवल महाभियोग शब्द का यूज हम केवल राष्ट्रपति के लिए करते हैं, और हमारे संविधान में किसी के लिए महाभियोग वर्ड का यूज नहीं किया गया है। आपको हटना है तो आप नॉर्मली आप रिजाइन देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को यदि हटाना पड़े तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसका नाम है महाभियोग। ठीक है, महाभियोग हम कब कब लगा सकते हैं राष्ट्रपति पे, तो इसका भी कुछ चलिए मैं बता देता हूँ कि आप इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति पे लगेगा वो विदेशी, मतलब मान लीजिए कोई हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी विदेशी राष्ट्रपति के प्रभाव में आ गए हैं या राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं तो हटा सकते हैं। विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आने पर या संविधान का वो यदि अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान का अतिक्रमण होने पर का अतिक्रमण मतलब अटपटांग, मतलब वो डिसीजन लेने लगते हैं तो भी उसको हटाया जा सकता है, या मंत्रिमंडल भंग हो जाने पर। इन 3 चीज़ के कंडीशन में उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। या मंत्रिमंडल जो होते हैं उसको किसी कारणवश, मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कि वो उसको सही सलामत डिसीजन नहीं देते होंगे तो भी ये महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, और महाभियोग की मैं बात करेंगे तो महाभियोग में भाग कौन कौन ले सकता है, तो महाभियोग में जो भाग लेते हैं वो संसद के सभी मेंबर लेंगे। संसद के जो मेंबर हैं, लोकसभा के हों या राज्यसभा के, सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य जो करते हैं राष्ट्रपति, इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं मनोनीत सदस्य, ये भी भाग लेते हैं। मनोनीत, इसको भी याद रखना है, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये सब भाग लेने वाले हैं, भाग लेगा, ये सब जो है ना भाग लेने वाले हैं। क्लियर। इसके बाद हमको एक बात और याद रखना है कि ये जो महाभियोग जो है ना, महाभियोग जो प्रारंभ जो होता है, प्रारंभ जो होगा कब, कहाँ से या कब प्रारंभ हो सकता है, ये प्रारंभ जो है ना किसी भी सदन से हो सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, के 1/4 मेंबर मतलब 25% यदि वोट मिलेगा तो हम महाभियोग के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, और ये पारित कब होता है, तो ये पारित जो होगा 66% मतलब 2/3 मेंबर यदि बहुमत दे देते हैं, बहुमत में रहेंगे, तब ये पूरी तरीके से पारित हो जाएगा कि अब राष्ट्रपति नहीं रह सकते। ठीक है, इसके बाद चलिए एक पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि अब लास्ट वीडियो होने वाला है।
एक बात यही कि राष्ट्रपति को अपनी बात रखने के लिए, जैसे इस पे महाभियोग लगा दिए, एक तरफा तो कोई डिसीजन नहीं ना होगा, तो इसके लिए राष्ट्रपति को भी चाहिए कुछ बोलें, तो इसके लिए इसको 14 दिन का मोहलत मिलता है। 14 दिन को उसको समय दिया जाता है, 14 दिन का समय दिया जाएगा अपने बचाव में कुछ बोलने के लिए, या बात रखने के लिए हम लिख सकते हैं, बात रखने के लिए। ठीक है, बात रखने के लिए इसको 14 डेज का टाइम दिया जाता है कि आपको भी कुछ बोलना है अपने बचाव में, तो आप बोल सकते हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको राष्ट्रपति समझ में आया होगा, और राष्ट्रपति से कुछ और टॉपिक रिलेवेंट बाकी है। और चलिए मैं एक चीज़ और बता ही देता हूँ यहाँ पे कि राष्ट्रपति का जो यदि पद खाली हो जाता है ना, तो इसको 6 महीना के अंदर में इसको भरना होता है। नहीं मतलब राष्ट्रपति किसी कारण बस पद पे नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो पूरे राष्ट्र के गरिमा होते हैं, तो उसको हमेशा पद बनाए रखना चाहिए देश में। तो मान लीजिए किसी कारण बस, मान लीजिए उसका देहावसान हो गए, या वो देश छोड़ के चले गए हैं, या वो बीमार पड़ गए हैं, तो हम 6 महीना के अंदर में राष्ट्रपति के पद का इलेक्शन हो जाता है ना। और यदि राष्ट्रपति जब तक नहीं है पद पे, तब तक उपराष्ट्रपति पद पे बने रहेंगे। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति यदि नहीं रहेंगे तब सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहते हैं हमारे यहाँ का। उसका कार्यभार होता है पूरे देश का कि कैसे एग्जीक्यूटिव को चलाया जाए। ठीक है, और इसको मैं लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऑर्डरली बता दिया, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपको ये टॉपिक भी पूरा क्लियर हो जाएगा, और एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लॉट ऑफ लव, जय हिंद।